कैमरा, हाँ स्क्रीन शेयर, एप्लीकेशन विंडो, ओपन बोर्ड, इस पे सिलेक्ट करो, यहीं पर सिलेक्ट करो शेयर। अब ये चीज शेयर हो जाएगी सब बस। जी सर, आपको 45 आ रहे हैं, बड़ी लाइट नहीं है इसमें। गुड मॉर्निंग। क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? सबको रिप्लाई करें प्लीज। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? सब लोग आ जाइए, फटाफट से क्लास शुरू करते हैं। स्क्रीन पर वाइड स्क्रीन दिख रही है अभी आपको? वाइड स्क्रीन दिख रही है? ओके, ठीक है। वाइड स्क्रीन नहीं दिख रही है? दिख रही है, ओके। चलिए, तो बच्चों आज अपनी पहली क्लास है, शुरू करते हैं हम लोग। सब बच्चे जल्दी से ज्वाइन करें, क्योंकि पहली क्लास है तो क्लास शुरू करने के पहले मैं 2 मिनट आपसे बात कर लेता हूं। मेरा नाम दिनेश जैन और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम लोग नीट के पेपर का एनालिसिस करते हैं तो आपको पता है फिजिक्स में नीट में 45 क्वेश्चंस आते हैं, और 45 में से जो करीब यूं मान लीजिए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है, जो कि अपना मॉड्यूल 4 और मॉड्यूल 5 है, उन दोनों को मिला के करीब 13-14 क्वेश्चन आते हैं। तो यूं मानिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाला जो एक मॉड्यूल है, इसका जो एग्जाम के हिसाब से अगर हम वेटेज की बात करें तो ये वेटेज है करीब 13-14 क्वेश्चन। आप मान सकते हैं लगभग 30% ऑफ फिजिक्स पेपर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाला सेक्शन है, इसको हम कंबाइंडली बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जो कि अपने मॉड्यूल में मॉड्यूल 4 और मॉड्यूल 5 को कवर करता है। आप सबको पता ही होगा, मॉड्यूल 4 जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में है और मॉड्यूल 5 जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में है। आज हम मॉड्यूल 4 का पहला चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैट्स। मैं यहाँ पर, क्योंकि पहली क्लास है तो मैं आपको बता दूं क्या तरीका अपना रहेगा। मैं यहाँ पर आपको सारी थ्योरी, सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा। अगर पहले से आपको बहुत कुछ आता है तो भी दिक्कत नहीं है, और पहले से कुछ भी नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं हर चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। आपको क्लास में बहुत ध्यान से सुनना है, हर चीज को समझना है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो मैं आपको पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा दूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है। तो बस आपको रेगुलर रहना है और क्लास को बहुत ध्यान से अटेंड करना है। क्लास के लास्ट में मैं आपको हैंड आउट दूंगा, एक लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उस लिंक पर जाकर के आप अपने हैंड आउट डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिंक मैं आपको क्लास के लास्ट में शेयर कर दूंगा। तो क्लास में पढ़ाते टाइम कोई टेंशन नहीं है। हम लोगों को खूब सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं, प्रीवियस ईयर्स के आए हुए एग्जाम्पल वगैरह सब हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे और आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स। आइए, जैसा कि आप देख रहे हैं चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैट्स। बच्चों आप जानते हैं इलेक्ट्रो मींस चार्ज और स्टेट मींस एट रेस्ट, यानी चैप्टर का नाम क्या हो गया? चार्ज एट रेस्ट। इसका मतलब हमें इस चैप्टर में करना क्या है? हमें इस चैप्टर में चार्ज का बिहेवियर डिस्कस करना है। किस कंडीशन में? रेस्ट कंडीशन में। रेस्ट कंडीशन मतलब जब कोई चार्ज स्टैटिक कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है, तो उसका बिहेवियर क्या होगा, वो इस पूरे चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बिहेवियर से क्या मतलब है अपना? उस चार्ज का आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उस चार्ज के आसपास पोटेंशियल वगैरह क्या होगा, चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा, फोर्स की नेचर क्या होगी, डायरेक्शंस वगैरह क्या होगी, चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह क्या होगा। तो चार्ज और उसकी स्टैटिक कंडीशन में उसका बिहेवियर क्या होता है, इस पूरे चैप्टर में हमें डिस्कस करना है।
और इस डिस्कशन के लिए इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हमें डिस्कस करनी है, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो ये सब किससे रिलेटेड है? बेसिकली ये सब चार्ज के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के वेरियस तरीके हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं आज हमारा पहला लेक्चर है, और क्योंकि ये पहला लेक्चर है तो इस पहले लेक्चर के अंदर बिल्कुल बेसिक बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे चैप्टर में बार बार बोलता रहूंगा चार्ज। तो आखिर ये चार्ज है क्या? सबसे पहले ये समझते हैं कि चार्ज वास्तव में होता क्या है। बिल्कुल बेसिकली शुरू करते हैं कि चार्ज वास्तव में क्या है। आइए, चार्ज हम सब जानते हैं कि दुनिया में कोई भी बॉडी है वो किससे बनी होती है? एटम से। और आपने सुना हुआ है एटम, एटम किससे बना होता है? एटम का क्या स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम लोग? न्यूक्लियस होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और उसके आसपास क्या चलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं। और ये हम जानते हैं कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मींस जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो अल्टीमेटली एटम अपने आप में क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। तो हम जानते हैं कि कोई भी एटम अपने आप में न्यूट्रल है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि मिलियन बिलियन एटम से मिलके बना हुआ है, तो उसको बनाने वाला हर एटम न्यूट्रल है, तो ओवरऑल वो ऑब्जेक्ट भी क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। तो अगर मुझे पूछा जाए कि कोई बॉडी न्यूट्रल है, उसका रीजन क्या है, तो अगर कोई बॉडी का न्यूट्रल होने का रीजन देना है तो उसका रीजन क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई बॉडी इज न्यूट्रल। तो ध्यान दीजिए, अगर मुझे किसी बॉडी को न्यूट्रली रखना है तो क्या होना पड़ेगा? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर मुझे किसी बॉडी को चार्ज करना है तो क्या करना पड़ेगा? सोच के देखिए, अगर किसी तरह से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या को इम्बैलेंस कर दें, कम ज्यादा कर दें, तो फिर क्या हो जाएगा? बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाएगा। तो ध्यान दें, न्यूक्लियस में प्रोटॉन मिलाना या हटाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन बाय अप्लाइंग सफिशिएंट एनर्जी हम लोग एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन ऐड भी कर सकते हैं, आप सबको पता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूंगा तो बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज्ड। अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा तो बॉडी में एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, सो बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। यानी अगर मैं चार्ज को डिफाइन करना चाहूं तो मुझे बोलना चाहिए इट इज सिंपली एक्सिस और डेफिशिएंसी। जी हाँ, एक्सिस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सिस या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर एक्सिस या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? वो बॉडी अपने आप में चार्ज हो जाएगी। क्या मतलब हुआ ये देखिए, डायग्राम से एक्सप्लेन करें। ये कोई ऑब्जेक्ट है हैविंग इलेक्ट्रॉन, जस्ट अ मिनट, ये देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, ऑब्वियसली ये क्या रहेगा? न्यूट्रल। ये दूसरा ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉन मोर देन प्रोटॉन, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का एक्सिस हो गया है, और अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सिस हो गया है तो ऑब्वियसली ये बॉडी क्या रहेगी? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन लेस देन प्रोटॉन, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई है, और अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई तो बॉडी क्या हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज। तो वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी तक, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, बॉडी न्यूट्रल है। इलेक्ट्रॉन एक्सिस है, बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंसी, तो बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। यस मेघना, क्या हुआ? क्या आप नहीं सुन पा रहे हैं? वीडियो भी नहीं दिख रहा है क्या? सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज रिप्लाई करें। सब लोग सुन पा रहे हैं? वेरी गुड। और क्या मैं दिख रहा हूं आप लोगों को? स्क्रीन दिख रही है? वेरी गुड। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली क्या हो गया? चार्ज इज सिंपली एक्सिस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए हम समझ गए हैं कि अगर किसी बॉडी को मुझे चार्ज करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसमें डेफिशिएंसी या एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन मिलाइए, बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन हटाइए, बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। ऑब्वियसली हम जानते हैं, हम लोगों ने करंट पढ़ा हुआ है ना, करंट। आप जानते हैं करंट को हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चार्ज फ्लो। तो बच्चों वहां से हम चार्ज को एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं। चार्ज का एक सिंपल फॉर्मूला क्या हो सकता है? दैट इज सिंपली करंट इनटू टाइम। हाँ, तो कई बार छोटे मोटे न्यूमेरिकल में हमें क्या करेंगे? करंट दे देंगे और टाइम दे देंगे, करंट और टाइम दे देंगे, और हमसे कहा जाएगा चार्ज कैलकुलेट करिए। करना कुछ नहीं है, सिंपली करंट और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा हम ध्यान रखें, क्या ध्यान रखें? कि इफ करंट इज कांस्टेंट, करंट इज
कांस्टेंट, तो फिर ऐसे में चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली करंट इनटू टाइम कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इन कोई कोई क्वेश्चन में हो सकता है करंट कांस्टेंट ना हो, करंट इज नॉट कांस्टेंट, और बच्चों का करंट कांस्टेंट नहीं है तो फिर ऐसे में हमें टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, सिंपल क्वेश्चन कैसे होंगे, करंट और टाइम देकर के आपसे क्या पूछा जाएगा, चार्ज पूछा जाएगा, सिंपली करंट टू टाइम करके हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? चार्ज क्योंकि हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो और छोटी बड़ी बात इसके बारे में हम करेंगे। आइए क्या बात करें, ये देखिए, अभी हम पढ़ रहे हैं चार्ज के बारे में। आप जानते हैं अपने फिजिक्स में जितने भी फिजिकल पैरामीटर हैं दो टाइप के होते हैं, वेक्टर और स्केलर। आप समझ गए हैं जो चार्ज है इसमें कोई डायरेक्शन तो है नहीं, तो चार्ज क्या रहेगा, स्केलर रहेगा। आप चार्ज के बारे में समझ गए, चार्ज दो टाइप के हो गए हैं। कौन से दो टाइप के हो गए हैं, एक हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और एक हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर? इसके अलावा जब कभी हम किसी बॉडी को चार्ज करेंगे तो चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई यूनिट तो होनी चाहिए। तो चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट्स हैं वो क्या क्या है, आइए आप जानते हैं मेजरमेंट सिस्टम एमकेएस और सीजीएस दोनों की बात कर लेते हैं। बच्चों एमकेएस में हम चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, कूलम में। ऑब्वियसली इसका एब्रिविएशन क्या रहेगा, सी फॉर कूलम, ये इसका एब्रिविएशन रहेगा कूलम में। और इसका एक सिंपल यूनिट और क्या हो सकता है, एम्पियर इनटू सेकंड, ये भी इसका यूनिट हो सकता है। तो जब भी आप इंटीग्रेशन क्यों करेंगे उसका, ओके कीर्ति सुनो, बेसिकली होता क्या है, अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे उसके बारे में। जब भी कोई फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं, जनरलाइज सुनिए, पूरे फिजिक्स के बारे में बात कर रहा हूं, जब भी आप कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटीग्रेशन की क्या जरूरत है, उसका जवाब दे रहा हूं, पूरे फिजिक्स के लिए सुनिए। फिजिक्स में आपके पास बहुत सारे फॉर्मूलाज होता है, तो जब भी कोई फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं, अगर उस फॉर्मूला में हर पैरामीटर कांस्टेंट कांस्टेंट है तो फिर हमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उस फॉर्मूला में कोई एक भी चीज वेरिएबल आ जाए तो ऐसे में फिर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो आप देखिए मैंने वही तो लिखा है ना वहां पे, ये देखिए मैंने क्या लिखा है वहां पर, मैंने क्या लिखा है, करंट कांस्टेंट रहेगा तो सिंपली करंट इनटू टाइम कर लेंगे। अगर करंट नॉट कांस्टेंट मींस करंट वेरिएबल है, और अगर करंट वेरिएबल है तो ऑब्वियसली वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्लियर? कीर्ति मेरी बात समझ में आ गई आपको, कीर्ति मेरी बात समझ में आ गई आपको, इंटीग्रेशन क्यों करना पड़ेगा? ओके आगे बढ़ते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि चार्ज के यूनिट्स क्या होंगे। बच्चों एमकेएस यूनिट तो आप जानते हैं कूलम या एम्पियर इनटू सेकंड। सीजीएस में दो चॉइस हमारे पास रहेंगी। सीजीएस में क्या क्या दो चॉइस है, ये देखिए, एक रहेगा ईएसयू और एक रहेगा ईएमयू। ईएसयू का एक और भी नाम है, इसको हम बोल सकते हैं स्टेट कूलम, और हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं एसटी और सी। मेक श्योर एसटी फॉर स्टेट और सी फॉर कूलम, स्टेट कूलम। और ईएमयू का भी एक और नाम है, इसको हम लिखते हैं बच्चों एब्सोल्यूट कूलम। क्या लिखते हैं, एब्सोल्यूट कूलम, और इसका एब्रिविएशन होता है एबी फॉर एब्सोल्यूट एंड सी फॉर कूलम। तो ध्यान दीजिए, जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि मोस्टली हमें इस पूरे चैप्टर में क्या करना है, न्यूमेरिकल डील करना है। न्यूमेरिकल चार्ज के बारे में रहेंगे, जगह जगह चार्ज की वैल्यूज वगैरह हमें दी जाएंगी। तो ध्यान दीजिए, जो चार्ज की वैल्यूज हमें दी जाएंगी, उन चार्ज की वैल्यूज में अक्सर हमारा जो डीलिंग होगा न्यूमेरिकल में वो एमकेएस में होगा। यानी मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जो काम करना है वो किसमें करना है, एमकेएस में ही करना है। लेकिन कभी कभी हमारा कोई क्वेश्चन कोई न्यूमेरिकल सीजीएस में भी हो सकता है, तो ध्यान रखें सीजीएस में मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रेट कूलम या ईएसयू काम में आएगा। कन्वर्जन का हिसाब आपको आना चाहिए, क्या हिसाब है ध्यान रखें, 1 कूलम इज 3 into 10⁹ स्ट्रेट कूलम, ये रिलेशन है। एंड 1 कूलम इज 1/10 एब्सोल्यूट कूलम, ये रिलेशन है। तो जब भी आपको एमकेएस से सीजीएस या सीजीएस से एमकेएस कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ जाए, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कन्वर्जन रहे। क्लियर है? चलिए, प्रशांत वीडियो नहीं दिख रही है, प्रशांत अपना कनेक्शन चेक करो, बाकी सब बच्चों को दिख रहा है प्लीज। प्रशांत फटाफट से अपना कनेक्शन चेक करो आप, बाकी सब बच्चे मेरे को सुन भी पा रहे हैं और देख भी पा रहे हैं। प्रशांत अपना कनेक्शन चेक करें आप प्लीज। चलिए, तो ये यूनिट हो जाएगा। सिंपल न्यूमेरिकल हो सकता है कि जो चार्ज आप पढ़ रहे हैं बोले उसकी डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन अभी अभी हमने पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम। तो वहां से हम क्या लिख सकते हैं इसकी डायमेंशन, क्या एटी लिख सकते हैं, ए फॉर एम्पियर एंड टी फॉर टाइम, ये हो जाएगा इसका डायमेंशन। तो बच्चों ये सब बेसिक था किसके बारे में, चार्ज के बारे में। अब हमें चार्ज की बेसिक समझ हो गई है, फटाफट से रिपीट करता हूँ क्या क्या है चार्ज के बारे में।
चार्ज बेसिकली प्रॉपर्टी है, ये बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट फील कर सकती है और प्रोड्यूस कर सकती है। एक बार किसी बॉडी को चार्ज करने का तरीका क्या है, या तो इलेक्ट्रॉन ऐड करिए या इलेक्ट्रॉन रिमूव करिए, या तो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे या इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। या तो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, तो ऑब्वियसली बॉडी चार्ज हो जाएगी। एंड मेक श्योर whether it is about positive charging or negative charging, the only responsible particle are electron। जी हाँ, नेगेटिव चार्जिंग के लिए इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है, पॉजिटिव चार्जिंग के लिए भी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है। फर्क सिर्फ इतना है कि ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन मिलाया गया है या रिमूव किया गया है। मिलाएंगे तो क्या होगा, बॉडी बिकम्स नेगेटिव, और हटाएंगे तो क्या होगा, बॉडी बिकम्स पॉजिटिव। क्लियर? ओके। चार्ज के बारे में जब भी हम काम करेंगे तो किस में करेंगे, अक्सर कूलम या स्टेट कूलम में काम करेंगे। आपको उनका कन्वर्जन फैक्टर पता ही है, 1 कूलम इज 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। डायमेंशन वगैरह सब हो गया। तो बच्चों ये था बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द चार्ज। अब अभी जो मैंने बोला था कि कई बार मैंने रिलेशन लिखा था ना, अभी Q बराबर क्या लिखा मैंने, I × T। Q बराबर मैंने क्या लिखा है, I × T लिखा है ना। तो कई बार हम लोग आपको क्या करेंगे, इसका यूज कैसे रहेगा, कई बार हम करंट देकर के चार्ज पूछेंगे और कभी कभी चार्ज देकर के करंट पूछेंगे, तो हम इजीली बना सकते हैं। आइए एक दो सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए, मान लीजिए मुझे कहा जाए फाइंड चार्ज, फाइंड टोटल चार्ज फ्लो बिटवीन 0 to 10 सेकेंड। इफ, एक सिंपल क्वेश्चन है, मुझे कहा जा रहा है कि फर्स्ट 10 सेकंड में टोटल चार्ज फ्लो पता करिए कितना है। इफ करके मान लीजिए दो क्वेश्चन लेता हूं डिफरेंस दिखाने के लिए। डेट करंट इज सपोज करिए 5 एम्पियर। अब जैसा कि आप देख रहे हैं मुझे पूछ रहे हैं करंट कितनी है, 5 एम्पियर है। चलो दूसरा भी ले लेते हैं। मान लीजिए कहा जाए करंट इज सपोज करिए 5t + 2, ये है। अब देखिए बच्चों, मैंने दोनों, ये क्वेश्चन क्या है, मैंने इसमें आपको करंट दिया हुआ, क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे, चार्ज। तो आपने क्या करना है, करंट इनटू टाइम करना है। लेकिन वही बात जो भी मुझे पूछा गया था, पहला क्वेश्चन में नोटिस करिए करंट कैसा दिख रहा है, वेरिएबल या कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली करंट इनटू टाइम करेंगे और आंसर आ जाएगा। दूसरा देखिए, करंट इज टाइम डिपेंडेंट, इसका मतलब क्या हो गया, करंट इज कांस्टेंट या वेरिएबल, वेरिएबल। सेकंड क्वेश्चन में करंट वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लाई करके काम नहीं होगा, क्या इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यस, तो देखते हैं, आइए। यस, पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चार्ज इज सिंपली I × T। I कितना है आपका 5, टाइम कितना है 10, आंसर इज 50 कूलम। सेकंड क्वेश्चन, चार्ज के लिए मैं इंटीग्रेशन करने जा रहा हूं, I dt इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन के लिए वही 5t + 2 ये आपका फंक्शन था, हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन के लिए हमें लिमिट चाहिए होगी। तो जो आपका टाइम ड्यूरेशन है वो लिमिट लगा दीजिए, क्या है आपका टाइम, 0 to 10। बस चलो इसको प्रोसेस कर लेते हैं। आप सब जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होगा, 5t² + 2 + 2t, ये हो जाएगा। और इस पे लिमिट डाल देते हैं कितनी, 10 और 0। सोल्व कर लेते हैं इसको। 10, अगर हम इसमें 10 रख रहे हैं तो हो जाएगा 100, और दिस इज 250 + 20, एंड दैट इज मेकिंग 270 कूलम। 270, वेरी गुड। अमन का आंसर आ गया, दैट इज 270 कूलम। वेरी गुड अमन। तो आप देख रहे हैं ये बेसिक क्वेश्चन मैंने किस बात को शो करने के लिए लिया है, बेसिक क्वेश्चन सिर्फ इस बारे में है कि हमने आपको करंट का फंक्शन दिया है और हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, चार्ज पूछ रहे हैं, और मैंने जानबूझ के, वेरी गुड, कीर्ति सोनी का आंसर आ गया 270 कूलम, वेरी गुड। और कीर्ति आपको पता लगा इसमें इंटीग्रेशन क्यों करना पड़ा और इंटीग्रेशन क्यों नहीं करना पड़ा, पता लगा आप लोगों को। पहला क्वेश्चन, करंट वाज कांस्टेंट, सो देयर इज नो नीड फॉर इंटीग्रेशन। इन सेकंड पार्ट, करंट वाज वेरिएबल, दैट्स व्हाई वी हैव टू फॉलो द इंटीग्रेशन। तो ये था बेसिक चीजों के बारे में, चार्ज की बेसिक चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया। बच्चों, हमें चार्ज की समझ हो गई है, तो चलिए अब शुरू करने जा रहे हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। जो चार्ज हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में कुछ 8-10 स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज हैं, जो कि हमारे न्यूमेरिकल में और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर जगह बार बार यूज होगी। तो उन प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं कि प्रॉपर्टीज बोलती क्या है। आइए स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। जी हाँ, जो चार्ज हम पढ़ रहे हैं बोले उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। आइए, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज जो है
चार्ज वो क्या है, एडिटिव नेचर। सबसे पहली प्रॉपर्टी एडिटिव। एडिटिव नेचर का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए किसी सिस्टम के अंदर एक की बजाय 2 3 4 5 पार्टिकल्स हैं, 2 3 4 5 चार्जेस हैं, मुझे पूछा जाएगा टोटल चार्ज बताइए। तो टोटल चार्ज के लिए मुझे क्या करना है, सिंपली जितने भी चार्जेस हैं उन सबको मुझे क्या कर देना है, सम कर देना है। सम अप कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल चार्ज मिल जाएगा। और ये हम किस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे कर पा रहे हैं, ये हम कर पा रहे हैं कि चार्ज इज हैविंग एडिटिव नेचर। तो इसका मतलब अगर मैं इसको सिंपल एग्जांपल से समझाऊं आपको, ये देखिए, जैसे मान लीजिए मुझे कहा जाए क्लोज बॉडी है और इसके अंदर +10 कूलम, -20 कूलम और लेट्स +50 कूलम, 3 चार्जेस हैं। मुझे कहा जाए कि टोटल चार्ज बताइए, टोटल चार्ज। तो मैंने करना क्या है, टोटल चार्ज की इन सबको जोड़ देना है। इन सबको जोड़ रहे तो आप देख रहे हैं कितना आ जाएगा, +40 कूलम। एल्जेब्रिक सम, वेरी गुड। वेबो इसमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल एल्जेब्रिक सम, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चार्जेस हमारे पास है सिंपल एल्जेब्रिक सम करेंगे और हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो मेक श्योर इस तरह से आप टोटल चार्ज जब भी चाहेंगे निकाल लेंगे। मगर ये किस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे किया जा रहा है, एडिटिव प्रॉपर्टी के बिहाफ पे। क्लियर। थियोरेटिकल क्वेश्चन में कभी ऐसा सवाल बन सकता है ना। चलिए और आते हैं सेकंड, दूसरा पॉइंट, चार्ज इज इनवेरिएंट। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज इनवेरिएंट। जी हाँ, चार्ज इनवेरिएंट, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, जो चार्ज की वैल्यू है वो उसकी स्पीड पर डिपेंड नहीं करती है। इनवेरिएंट का मतलब क्या हो गया, डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। और ये तो बहुत लॉजिकल बात है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, तो हम सब जानते हैं ना 1.6 10⁻⁻19 कूलम। यह बताइए कि अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो भी चार्ज ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन मूविंग पोजीशन में है, मूविंग कंडीशन में है तो भी चार्ज के लिए रहेगी। इवन इलेक्ट्रॉन स्लो चल रहा हो चाहे फास्ट चल रहा हो, चाहे धीरे चले चाहे तेज चले, कुछ भी करे उसका चार्ज कम ज्यादा होगा वही रहेगा, वही रहेगा। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज का वैल्यू होता है, जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, वो उसकी स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। और स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, इस बात को टेक्निकल वर्ड में क्या बोलते हैं, चार्ज इज इनवेरिएंट। क्लियर है सब लोगों को। चलिए अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। अगली प्रॉपर्टी, चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन, आइए, चार्ज कंजर्वेशन का मीनिंग क्या हो गया, ये क्या बोलता है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। इसका मतलब चार्ज को ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं ना चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए ये चार्ज कंजर्वेशन किसी इंडिविजुअल पार्टिकल पे नहीं लगता है। किसके बारे में, ये आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या हो गया, ऐसा सिस्टम जिसका किसी और चीज के साथ कोई कनेक्शन, कोई तार, कोई लेना देना नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। ये प्रिंसिपल, ये चार्ज कंजर्वेशन में क्या बोलता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। ठीक है, यानी कि दैट इज कॉल्ड चार्ज कंजर्वेशन। इसको आप समझें फिजिकली। जैसे मानिए, यूं समझिए आप, इसको छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई क्लोज सरफेस है या क्लोज बॉडी मेरे पास है, ओके, आइसोलेटेड है। क्लोज बॉडी कैसी मेरे पास, आइसोलेटेड, ओके। क्या मतलब, ये देखिए, मान लीजिए मैं कह रहा हूं इसके अंदर +10 कूलम चार्ज है। बच्चों क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं +20 एंड -10 लिख सकता हूं, बिल्कुल सही बात है। इसको मैं +25 और -15 भी लिख सकता हूं। वेबो आइसोलेटेड का मतलब मैंने बताया ना अभी, आइसोलेटेड मतलब जो बिल्कुल सेपरेट हो, दिन दुनिया से बिल्कुल अलग थलग हो, इसका किसी के साथ कोई कनेक्शन, कोई पाथ, कोई कनेक्शन, कोई तारवार नहीं लगा, उसको क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर है वैभव। वैभव आइसोलेटेड सिस्टम समझ में आया आपको क्या होता है, ओके। चलिए, तो मैं कह रहा था जैसे मान लीजिए मेरे पास आइसोलेटेड क्लोज बॉडी है। तीन डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया, नोटिस करिए। ये देखिए, मैंने पहले में दिखाया +10 कूलम चार्ज, दूसरे में मैंने इसको क्या लिख दिया, +20 एंड -10, और यहाँ लिख दिया +25 -15। अब देखिए ये आइसोलेटेड है तो यहाँ पर भी टोटल चार्ज कितना है, +10, यहाँ पर भी टोटल चार्ज कितना है, +10, और इवन यहाँ पर भी टोटल चार्ज कितना है, +10। तो अब यहाँ से एक AR क्वेश्चन बन सकता है, असर्शन रीजन क्वेश्चन बन सकता है। कैसे, ये देखिए। आप देखिए, क्योंकि आइसोलेटेड का टोटल चार्ज +10 +10 +10, यानी टोटल चार्ज चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन आप नोटिस करिए इसमें टोटल
पॉजिटिव चार्ज +10, यहाँ पॉजिटिव +20, यहाँ +25, तीनों में पॉजिटिव चार्ज अलग अलग है, तीनों में नेगेटिव चार्ज अलग अलग है। तो ध्यान दें, एक बात हमेशा के लिए सीख लें, आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज जरूर कंजर्व रहेगा, टोटल चार्ज जरूर कंजर्व रहेगा, लेकिन टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज चेंज हो सकता है। देख रहे हैं इस तीनों डायग्राम में, देखिए फिर समझिए, तीनों ही डायग्राम में टोटल चार्ज +10 +10 +10, यानी टोटल चार्ज कैसा है, चेंज हो रहा है कि सेम है, सेम है। लेकिन तीनों डायग्राम में पॉजिटिव चार्ज कैसा है, सेम के अलग अलग, अलग अलग, नेगेटिव चार्ज कैसा है, सेम के अलग अलग, अलग अलग। तो डेफिनेटली आप समझ गए हैं कि चार्ज कंजर्वेशन ये नहीं बोल रहा कि टोटल पॉजिटिव चार्ज कंजर्व रहेगा या टोटल नेगेटिव चार्ज कंजर्व रहेगा, नहीं, टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंजर्व रहेगा या चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है, ये चार्ज कंजर्वेशन का मीनिंग। क्लियर है? अगर मान लीजिए मैं आपको स्टेटमेंट पूछता हूं, मुझे बताइए, यस आंसर दीजिए प्लीज। इन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज इज कंजर्व, बोलिए ट्रू या फॉल्स, प्लीज आंसर दीजिए। इन आइसोलेटेड सिस्टम, वेरी गुड, वेरी गुड, ट्रू, वेरी गुड। अगला स्टेटमेंट सुनिए, इन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल पॉजिटिव चार्ज इज कंजर्व, वेरी गुड। अगर मैंने बोला टोटल पॉजिटिव चार्ज, तो ऑब्वियसली आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज तो यार कम या ज्यादा हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी कम ज्यादा हो सकता है बच्चों, लेकिन टोटल चार्ज कभी भी चेंज नहीं होगा। अब देखो ना, मैं जो आइसोलेटेड बोल रहा हूँ ना, उसका मतलब क्या है, इधर देखिए, जैसे मान लीजिए कोई आइसोलेटेड बॉडी, ये आइसोलेटेड बॉडी, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये आइसोलेटेड है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या हुआ? अगर ये वाकई में आइसोलेटेड है तो इसका किसी दूसरे चीज के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और आप जानते हैं चार्ज का आना जाना तो कैसे होगा, वायर में से होगा ना, कोई कनेक्शन, कोई पाथ, कोई वायर होना चाहिए। तो यार अगर ये वाकई में आइसोलेटेड है तो चार्ज का आना जाना, यानी कि चार्ज का लेन देन कर ही नहीं पाएगा। और अगर ये चार्ज का लेना देना नहीं कर पाएगा तो जो इसका चार्ज है वो उतना का उतना रहेगा। अगर इसका चार्ज 5 है तो 5 का 5 रहेगा, -3 है तो -3 रहेगा, और इवन 0 है तो 0 रहेगा। क्योंकि चार्ज चेंज होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको चार्ज का लेना देना करना पड़ेगा, और चार्ज का लेना देना कैसे होगा, वायर या पाथ में से होगा। लेकिन आप कह रहे हैं आइसोलेटेड है, सो मेक श्योर आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा बच्चों, दैट इज कॉल्ड चार्ज कंजर्वेशन। क्लियर है सब लोगों को? बढ़े आगे, आगे बढ़े बच्चों, कंफर्टेबल है, बढ़े आगे, ओके। तीन प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिए ना, फोर्थ प्रॉपर्टी, चार्ज क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये बड़े काम की प्रॉपर्टी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सबसे पहले तो हमें क्वांटाइजेशन का मीनिंग समझना चाहिए, क्वांटाइजेशन वास्तव में है क्या। ध्यान दीजिए, जब भी कोई फिजिकल पैरामीटर, जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी पैकेट्स के फॉर्म में होती है, बंडल्स के फॉर्म में होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड पैरामीटर बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो हम चार्ज आज स्टडी करना शुरू किए हैं, चार्ज भी बेसिकली क्वांटाइज्ड पैरामीटर होता है। अब इसको क्वांटाइज्ड बोलने के पीछे लॉजिक क्या है? एक्चुअली आपने सुना होगा, एक साइंटिस्ट है मिलिकन, मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम बोलते हैं मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। आप सब बच्चों ने इसका नाम सुना हुआ है, बहुत स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट है, सबको पता है। मिलिकन नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम दिया गया मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने प्रूव किया कि जो चार्ज होता है, मिनिमम पॉसिबल चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज, यानी कि दुनिया में सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज, और इलेक्ट्रॉन चार्ज से छोटा पॉसिबल चार्ज नहीं है। तो ध्यान दीजिए, मिनिमम चार्ज, मिनिमम चार्ज कितना होता है, मिनिमम चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन चार्ज, जिसकी वैल्यू भी उन्होंने एक्सपेरिमेंटली निकाली, कितनी, 1.6 10⁻⁹ कूलम, जो हम लोग जानते हैं। तो ध्यान दीजिए, मिलिकन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि मिनिमम चार्ज ये होता है। और जो मिनिमम चार्ज होता है बच्चों, इसको हम टेक्निकली बोलते हैं क्वांटा। शायद आप समझ गए, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन इज अबाउट द पैकेट ऑफ द चार्ज। तो आप समझ रहे हैं, सबसे छोटा पैकेट ऑफ चार्ज जिसको हम बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, क्वांटा। तो अगर आज के बाद मुझे कहा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वांटा ऑफ चार्ज, तो सिंपली इलेक्ट्रॉन चार्ज की वैल्यू बोल देना है, ये हो जाएगा। साथ ही उन्होंने क्या प्रूव किया कि एनी अदर चार्ज, दुनिया में जितने भी बाकी चार्ज रहेंगे वो क्या रहेंगे, वो सब इस मिनिमम चार्ज इलेक्ट्रॉन चार्ज के क्या रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर मल्टीपल। तो एन क्या है यहाँ पर, +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ध्यान दीजिए, फिर मैं रिपीट करता हूँ बात को। क्वांटाइजेशन की बात करने वाले साइंटिस्ट कौन है, मिलिकन। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, कौन सा, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट।
इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू दो तीन बातें कंक्लूड की गई। पहली बात, चार्ज क्वांटाइज पैरामीटर है, उसका सबसे छोटा पैकेट, सबसे स्मॉल चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चार्ज। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन चार्ज की वैल्यू भी, जो हम सबको याद है ना 1.6 10 पावर माइनस 9, हम लोग पढ़े जा रहे हैं बचपन से, तो ये वैल्यू भी कहां से आई है? ये वैल्यू भी इसी एक्सपेरिमेंट से निकाली गई है, तो ये वैल्यू हम सबको याद है। उन्होंने कहा कि ये सबसे छोटा चार्ज है, ये सबसे छोटा चार्ज है, तो फिर बाकी सारे चार्ज क्या होंगे? बाकी सारे चार्ज क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन चार्ज के n टाइम्स होंगे, और जहां n को क्या होना पड़ेगा? इंटीजर, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर होना पड़ेगा, ये उन्होंने बोला। क्लियर है? कीर्ति, ये जो एक्सपेरिमेंट है इसका डिटेल अपने को नहीं है, इसलिए मैं इसका डिटेल में आपको नहीं जा रहा हूं, बस हम इसके कंक्लूजन ध्यान रखने हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन क्या निकले। अब ये एक्सपेरिमेंट का जो डिटेल है ना, वो अपने सिलेबस पर नहीं, इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। क्लियर? बस हमें कंक्लूजन ध्यान रखना है, ये हो जाएगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि उन्होंने बोला कि ठीक है साहब, चार्ज क्वांटाइज पैरामीटर है, ये भी हमें समझ में आ गया। हाँ जी, क्वांटा शब्द, क्वांटा मतलब ऐसा सिर्फ चार्ज के लिए नहीं है, फोटोन को भी हम क्वांटा बोलते हैं ना। जो भी चीज पैकेट्स के फॉर्म में है, क्वांटाइजेशन सिर्फ चार्ज के बारे में नहीं होता है। जो भी फिजिकल पैरामीटर क्वांटाइज्ड है, जो भी फिजिकल पैरामीटर पैकेट्स के फॉर्म में है, बंडल्स के फॉर्म में है, उसके स्मॉलेस्ट पैकेट को हम क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। तो अगर मुझे चार्ज का क्वांटा पूछेंगे तो मैं क्या बोल दूंगा? इलेक्ट्रॉन चार्ज बोल दूंगा। क्लियर? ध्यान दीजिए, ठीक है, क्वांटाइजेशन की बात हो गई। अब इन्होंने बोला चार्ज क्वांटाइज पैरामीटर होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन चार्ज से छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। फोटोन पे तो एग्जांपल फोटोन, तेजस ध्यान दें, फोटोन तो न्यूट्रल होता है, फोटोन पे चार्ज ही नहीं होता है भाई, फोटोन पे तो चार्ज ही नहीं होता है, फोटोन तो न्यूट्रल है। ध्यान दें, अभी हम सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। चलिए ध्यान दें, तो ये क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल हो गया। अब ध्यान दीजिए, इससे हमें एक बात पता लग रही है, दुनिया में जितने भी चार्ज होंगे वो हमेशा इलेक्ट्रॉन चार्ज से सिर्फ और सिर्फ कौन से? इंटीजर मल्टीपल होंगे। इलेक्ट्रॉन चार्ज का डेसिमल मल्टीपल, इलेक्ट्रॉन चार्ज का फ्रैक्शन मल्टीपल चार्ज पॉसिबल नहीं है। मेक श्योर। अभी मैं कुछ क्वेश्चन लूंगा इसके ऊपर, तेरा बात कंप्लीट कर लूं। अच्छा, इन्होंने बोला कि सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है। बाद में इस चीज पर विवाद आ गया, एक डिस्प्यूट आ गया। एक साइंटिस्ट है गेलमैन, गेलमैन साइंटिस्ट ने क्वार्क पार्टिकल डिस्कवर किए। जी हाँ, क्वार्क पार्टिकल। उन्होंने देखा कि जो क्वार्क पार्टिकल थे उनका चार्ज इलेक्ट्रॉन चार्ज से भी कम था। तो यहाँ तो एक कंट्रोवर्सी हो गई ना। मिलिगन तो बोल रहे हैं कि मिनिमम चार्ज इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा, उससे नीचे पॉसिबल नहीं है, जबकि गेलमैन क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास तो क्वार्क पार्टिकल हैं जिनका चार्ज इलेक्ट्रॉन चार्ज से भी कम है। तो यार ये तो कंट्रोवर्सी हो गई। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि एक्सेप्शन ऑफ क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल कौन है? क्वार्क पार्टिकल। ध्यान दीजिए, अपने एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आ जाए कभी कि क्वांटाइजेशन का एक्सेप्शन क्या है, तो ध्यान दें, एक्सेप्शन ऑफ क्वांटाइजेशन। तो इसमें किसका नाम आएगा? क्वार्क पार्टिकल का नाम आएगा। क्वार्क पार्टिकल के लिए जो थ्योरी अवेलेबल है उसको ध्यान रखें आप लोग, अपने एग्जाम में तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो सब बच्चों को याद होना चाहिए। क्वार्क पार्टिकल, बच्चों दो तरह के क्वार्क पार्टिकल बताए गए हैं, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। अप क्वार्क को जनरली कैपिटल यू लिखते हैं, डाउन को जनरली कैपिटल डी लिखते हैं। एक्सपेरिमेंटली अप क्वार्क का चार्ज पता लगा है +2e/3, +2e/3, और डाउन क्वार्क का चार्ज पता लगा है -e/3। तो बताइए, खुद देखिए, क्वार्क पार्टिकल जो खोजे गए उनके जो चार्ज है वो क्या है? ई है या ई से भी कम है? ई से भी कम है, और क्योंकि वो ई से भी कम है तो ऑब्वियसली ये क्वांटाइजेशन का क्या होगा? एक्सेप्शन हो गया। उनसे पूछा कि अभी कहाँ है आपके क्वार्क पार्टिकल, कैसे हैं? तो उन्होंने बोला कि क्वार्क पार्टिकल बेसिकली इंडिपेंडेंट नहीं होते। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, अगर हम उनको फर्दर ब्रेक करें तो क्वार्क पार्टिकल मिलते हैं। या यूं कही है कि आपके जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो किससे मिलकर बने हुए हैं? क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। और एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया, ये देखिए। उन्होंने बोला कि 2 अप प्लस 1 डाउन, इससे क्या बना हुआ है? प्रोटॉन। 2 अप प्लस 1 डाउन से क्या बना हुआ है? प्रोटॉन। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ये देखिए, 2 अप प्लस 1 डाउन, दैट इज मेकिंग प्रोटॉन। और ये उन्होंने चार्ज को बैलेंस करके बताया। कैसे? आप जानते हैं 2 अप का चार्ज कितना हो जाएगा? +4e/3। 1 डाउन का चार्ज कितना हो जाएगा? -e/3। और अगर इनको करें सोल्व तो कितना आ रहा है? +e। और हम सब जानते हैं प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? +e होता है। क्लियर? इस तरह न्यूट्रॉन का पूछा गया तो उन्होंने क्या बोला न्यूट्रॉन के बारे में? न्यूट्रॉन के बारे में उन्होंने बोला 1 अप प्लस 2 डाउन, दैट इज मेकिंग न्यूट्रॉन। तो 1 अप का चार्ज क्या हो जाएगा? +2e/3। 2 डाउन,
डाउन पार्टिकल का चार्ज कितना बताया मैंने, -e/3। तो फिर ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2e/3। तो बोलिए टोटल चार्ज क्या जीरो आ रहा है? यस। तो इस तरह से जो गेलमैन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर, उन्होंने ये प्रूव किया कि आपके जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो किससे बने हुए हैं, क्वार्क पार्टिकल से। और क्वार्क पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से भी कम होता है। अप डाउन क्या है? अप डाउन का बेसिकली क्वार्क पार्टिकल दो टाइप के हैं, फिर सुने, अच्छे सुने। क्वार्क पार्टिकल दो टाइप के हैं, एक होता है अप क्वार्क और एक होता है डाउन क्वार्क। अप क्वार्क को हम शॉर्ट में अप लिखा है मैंने और उसको कैपिटल यू से डिनोट किया है, और डाउन क्वार्क को मैंने डाउन लिखा है। ये बेसिकली क्वार्क पार्टिकल के टाइप है, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। अपने लेवल पे अभी क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे मेडिकल में तो इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ध्यान दीजिए आपके लेवल पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, आंसर दीजिए मुझे। यस, मुझे पूछेंगे 1 प्रोटॉन इज मेड ऑफ, चार ऑप्शन देंगे, 2 अप प्लस 2 डाउन, 1 अप प्लस 1 डाउन, 1 अप प्लस 2 डाउन, 2 अप प्लस 1 डाउन। व्हाट इज योर आंसर? प्लीज रिप्लाई करें। प्रोटॉन इज मेड ऑफ, शाबाश, 2 अप प्लस 1 डाउन, वेरी गुड, 2 अप प्लस 1 डाउन, वेरी गुड। ओके, आपके लेवल पे क्वेश्चन बन सकता है 1 न्यूट्रॉन इज मेड ऑफ, 1 न्यूट्रॉन इज मेड ऑफ। यस, आंसर करिए। न्यूट्रॉन, 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 यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब बच्चे आंसर दे पा रहे हैं। दैट इज 1 अप प्लस 2 डाउन, वेरी गुड। तो अगर कभी हम इसको एग्जाम में भूल भी जाएं तो चार्ज याद रखें और चार्ज को बैलेंस कर लीजिए। भाई मेरा दिमाग में अगर ये है कि अप क्वार्क का चार्ज कितना होता है, प्लस का 2e/3, डाउन क्वार्क का चार्ज कितना होता है, माइनस का e/3, तो जरूरत पड़ने में हम बैलेंस करके देख सकते हैं ना, इसलिए कंफ्यूजन की कोई जरूरत ही नहीं है। तो बच्चों ये था क्वांटाइजेशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्वांटाइजेशन ने क्या बोला, मिलिकन ओयल एक्सपेरिमेंट ने कंफर्म किया। एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि विच एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, नेम शुड बी मिलिकन ओयल एक्सपेरिमेंट। सेकंड थिंग, क्वांटा ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन चार्ज। अदर थिंग, बाकी सारे चार्ज क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन चार्ज के सिर्फ और सिर्फ इंटीजर मल्टीपल होंगे, फ्रैक्शनल या डेसिमल मल्टीपल अलाउड नहीं है। क्लियर? और उसके अलावा एक्सेप्शन ऑफ क्वांटाइजेशन भी आपको याद होना चाहिए। अब जो हम लोगों ने क्वांटाइजेशन के बारे में पढ़ा है, इस क्वांटाइजेशन को लेकर के हल्के फुल्के क्वेश्चन बन सकते हैं और एग्जाम में आए हुए भी है। तो आइए क्वांटाइजेशन का जो पढ़ा है उसको लेकर के क्वेश्चन देखते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए, इसे मुझे कहा जाए कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, पहला क्वेश्चन, एक कूलम चार्ज है, मुझे कहा जा रहा है कि एक कूलम चार्ज बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स के इक्विवेलेंट है। कर लेते हैं, क्या पढ़ रहे थे अभी हम लोग, क्यू बराबर क्या था अपने पास, एन ई। क्यू कितना है 1, एन हमें जानना है और ई कितना होता है 1.6 10⁻⁻⁹। तो बच्चों अगर मैं एन के लिए सोल्व करूंगा 1.6 10⁻⁻⁹ का डिवाइड करेंगे, डिवाइड करिए कितना आ रहा है, प्लीज डिवाइड करिए कितना आ रहा है, जल्दी से आंसर दें, इतना टाइम नहीं लगा है, जल्दी से आंसर दें। हाँ 6.25, क्या 6.25 इंटू 10⁻18, 6.25 इंटू 10⁻18। क्लियर है? तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या हो गया, वेरी गुड प्रशांत, बिल्कुल सही आंसर है। अनुष्का आपका भी आंसर बढ़िया है। सुने, एक कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन से बना है, 6.25 इंटू 10⁻18, बिल्कुल सही है। अच्छा एक बात ध्यान दें आप लोग, ये स्टैंडर्ड आंसर, इसको हम लोग सीधा सीधा लर्न भी कर सकते हैं। ये जो स्टैंडर्ड आंसर है ना, इसको हम सीधे सीधे लर्न कर सकते हैं। लर्न का करने का क्या फायदा होगा मैं बताता हूं आपको। अब आज के बाद डायरेक्ट याद करिए, 1 कूलम इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ये आप याद कर सकते हैं ना, स्टैंडर्ड आंसर है। और अगर हम ये याद, अच्छा एक बात देखिए आपने, एक कूलम चार्ज, फील करो इस डेटा को, 10⁻18, आप समझ रहे हैं, मिलियन बिलियन से भी ऊपर की संख्या है ये, यू नो, मिलियन बिलियन, मिलियन में तो 10⁻6 होता है, तो ये तो मिलियन और बिलियन से भी बहुत ऊपर की संख्या है। तो एक फील, एक इमेज आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि एक कूलम चार्ज जो है वो 2, 10 या 100, 500, 1000 या 1 लाख इलेक्ट्रॉन से नहीं बनता है। फील करो इस डेटा को, एक कूलम चार्ज 1000 या 1 लाख या 500 इलेक्ट्रॉन से नहीं बनता है, बल्कि किससे बनता है, वो बनता है 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इतनी बड़ी संख्या है। तो एक इमेज आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो बताइए इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, बहुत बड़ा चार्ज है या बहुत छोटा चार्ज है, बहुत छोटा चार्ज है। क्योंकि बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज सफिशिएंट होता, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पर्याप्त होता, तो हो सकता है 200-500 इलेक्ट्रॉन से एक कूलम बन जाता। लेकिन एक कूलम चार्ज के लिए मुझे इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है,
तो एक फील, एक इमेज दिमाग में रखें, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है, वेरी वेरी स्मॉल चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का। क्लियर है? ओके। मान लीजिए मुझे कहा जाए कि सपोज करिए 4 नैनो कूलम चार्ज, 4 नैनो कूलम चार्ज है और हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए कितने इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट है। तो बड़ा आसान है, अब हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। किससे कैसे कर सकते हैं? यू नो, एक कूलम किसके बराबर है? 6.25 × 10⁻18। तो 4 नैनो कूलम के लिए क्या करें? यस, 4 नैनो, नैनो के लिए हो जाएगा। एक कूलम के लिए क्या था? 6.25 × 10⁻18। तो बस इसको सोल्व कर लेते हैं अपन लोग। इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा ये आ जाएगा 25 × 10⁻9। तो ध्यान दीजिए 4 नैनो कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट है? 25 × 10⁻9। दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिससे क्या बनेगा? 4 नैनो कूलम चार्ज बनेगा। ये हम कर सकते हैं। और देखिए, अगर मुझे कहा जाए कि कौन सा चार्ज पॉसिबल है या कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है, दो चार चार्ज दे दिए मुझे। ये देखिए, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। 25 × 10⁻10 नहीं आएगा विभव, 25 × 10⁻9 आएगा। चेक करो अच्छे से। वैभव 25 × 10, हाँ वेरी गुड, 10⁻9 आ रहा है। सब बच्चों को आ रहा है? क्लियर? चलिए, कभी कभी हमसे पूछा जाएगा, कुछ चार्जेस की वैल्यू दे देंगे ऑप्शंस के अंदर, पूछेंगे इनमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल है या कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो आप देखिए कैसे चेक करें। विच चार्जेस आर पॉसिबल, आइए चेक कर लेते हैं। जैसे मुझे कहा जाए कि +5e चार्ज पॉसिबल है क्या, -3e चार्ज पॉसिबल है क्या, +7.2e चार्ज पॉसिबल है क्या, या माइनस का ये कुछ चार्ज लिख के दे दी मुझे पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा पॉसिबल है कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो इसमें मुझे सिर्फ ये चेक करना है, सिर्फ ये चेक करना है कि जो e का इंटीजर मल्टीपल है वो पॉसिबल है और जो e का इंटीजर मल्टीपल नहीं है वो पॉसिबल नहीं। आओ चेक करते हैं। बोलिए, +5e पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, e का इंटीजर मल्टीपल है। -3e बिल्कुल पॉसिबल है। प्लस का 7.2e, प्लस का 7.2, ये क्या है? e का तो डेसिमल मल्टीपल हो गया, डेसिमल मल्टीपल या फ्रैक्शन मल्टीपल पॉसिबल नहीं है। 4 देखिए, -51/17e। आप नोटिस करिए कि जो फोर्थ है उसमें ऐसा लग रहा है ना e का फ्रैक्शनल मल्टीपल दिया है, लेकिन आप नोटिस करिए मेरे ख्याल से इसको शायद लिखा जा सकता है -3e। 17 का टेबल आता होगा ना सब लोगों को, 17 का टेबल अप्लाई करिए। आई थिंक फर्स्ट क्लास 3e आ रहा है, वो 3 आ रहा है तो आप समझ गए एग्जामिनर की चालाकी क्या है। ये चार्ज भी पॉसिबल है तो आप समझ रहे, सिंपल 3 को उसने क्या लिख दिया, जानबूझ के फ्रैक्शन बना के लिख दिया। तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि वास्तव में फ्रैक्शन है ही नहीं। ये आप बताओ ना, अगर मैं कहीं पे 10/2 लिख दूंगा तो आप क्या उसको फ्रैक्शन समझोगे क्या? उसको आप क्या समझने वाले हो? 5 समझने वाले हो ना। तो ये तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि लिखा है 51/17 तो वास्तव में क्या हो रहा है, वो वास्तव में -3 हो रहा है। और -3 तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन चार्ज का इंटीजर मल्टीपल। तो बोलिए पॉसिबल है कि पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल ये पॉसिबल है। क्लियर है सब लोगों को? और देखिए, जैसे मुझे कहा जाए कि मान लीजिए चार्ज लिखा हुआ है कहीं पे 0.32 × 10⁻18 कूलम, -18 कूलम, ये चार्ज, बोले ये पॉसिबल है कि नहीं? तो इसको हम क्या करें, पहले हम इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में बदलें। कैसे बदलें? Q/E, इसमें हमारा जो चार्ज है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन चार्ज का डिवाइड करें। ये देखिए, और इलेक्ट्रॉन चार्ज का डिवाइड करें कितना आ रहा है? 2 आ रहा है फर्स्ट क्लास। कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। और अगर ये 2 आ रहा है तो बताइए, अच्छे से डिवाइड करके देख लो, 2 आ रहा है या 0.2 आ रहा है? चेक करो सब लोग, सब बच्चे चेक करें, डिवाइड करके देखें। हो सकता है मैंने गलत डिवाइड किया हो। काम करो भाई, बैठना नहीं है फालतू, जल्दी से काम करके बताओ। देवांश, 2 आ रहा है या 0.2 आ रहा है? हाँ शाबाश। तेजस, डिवाइड करके देखो, ऐसे नहीं आएगा। शुभम का 0.2 आ रहा है, विक्रम का 2 आ रहा है। अरे भैया सब मिलके एक ही जवाब दो, ताकि मैं वो लिखूंगा। अगर अलग अलग जवाब दूंगा तो मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा। चेक करो भाई, 2 आ रहा है, 2। 0.2 नहीं आ रहा है, थोड़ा डेसिमल थोड़ा मैथ्स वगैरह ठीक करो अपना। तो 2 आ रहा है, और अगर 2 आ रहा है इसका फिजिकल मीनिंग क्या हो गया कि ये चार्ज
2 इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट है। अगर ये चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट है तो ऑब्वियसली पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? पॉसिबल है। वेरी गुड, ये भी पॉसिबल हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन बन जाते हैं किसके बारे में? ये सब क्वेश्चन बनते हैं, ये सब किसके बारे में है? क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज के बारे में। क्लियर है? अच्छा, इनका फिजिकल मीनिंग भी देखें हम लोग। अगर मान लीजिए इसे पेन है तो मुझे कहा जाए कि इस बॉडी पर +5e चार्ज है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? पहली बात तो पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया है कि रिमूव किया? रिमूव किया है। पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर, मान लीजिए +5e चार्ज की बात कर रहे हैं, इस पे +5e चार्ज मतलब इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। इस पे 3 चार्ज है, 3e, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया कि ऐड किया? ऐड किया। मेक श्योर इफ यू आर एडिंग इलेक्ट्रॉन बॉडी बिकम्स नेगेटिव, इफ यू आर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन बॉडी बिकम्स पॉजिटिव। क्लियर? अगर मेरे पास है बॉडी के ऊपर, मान लीजिए मैंने लिखा इस बॉडी में मान लीजिए +10e चार्ज है, +10e चार्ज है, तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन ऐड किया कि रिमूव किया? बोलिए आंसर दीजिए। +10e चार्ज है, 10 इलेक्ट्रॉन ऐड किया कि रिमूव किया? वेरी गुड, 10 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। ऐड नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए, रिमूव करना है। अरे भाई ऐड करोगे तो नेगेटिव चार्ज बनता है। हाँ वेरी गुड, सीधी बात है यार, ऐड करोगे तो नेगेटिव चार्ज बनेगा और रिमूव करोगे तो पॉजिटिव बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखो कि पॉजिटिव चार्ज बनाना है कि नेगेटिव, अकॉर्डिंगली हम ऐड और रिमूव डिसाइड करेंगे। क्लियर है सब लोगों को? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये था क्वांटिटेशन वाली प्रॉपर्टी के बारे में, ये भी हमने पढ़ लिया। चीजों को आगे लेके जाते हैं। चलिए, जो चार्ज हम पढ़ रहे हैं, ये चार्ज क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है, इसको लेकर एक क्वेश्चन बनता है। चार प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास, फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, जो चार्ज हम पढ़ रहे हैं क्या क्या पढ़, हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड, हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये चार्ज जो है ये क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है, क्वेश्चन बनता है। तो ये सब समझते हैं हम लोग। चार्ज कैन प्रोड्यूस, चार्ज क्या क्या प्रोड्यूस करेगा? इसमें 3 पॉइंट में लिखना चाहूंगा बच्चों। अगर चार्ज बिल्कुल रेस्ट में है, स्पीड 0 है, तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर चार्ज की स्पीड नॉन जीरो है, यानी चार्ज चल रहा है, मोशन में है, तो आप जानते हैं चार्ज अगर मूविंग कंडीशन में है तो मूविंग चार्ज तो आई थिंक करंट बन जाता है, और हम सब जानते हैं करंट के आसपास क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मेक श्योर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, जो मोशन होता है वो भी 2 टाइप का हो सकता है। मोशन जो है वो भी 2 टाइप का हो सकता है। अब गौर करें, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या हो गया? यूनिफॉर्म मोशन, मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है। तो यहाँ क्या बनेगा? यस, यहाँ बनेगा E एंड B। हाँ बच्चों ध्यान दीजिए, अगर हमारा चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो पहली बात तो वो चार्ज तो है ही, रेस्ट में तो भी चार्ज था और मोशन में तो भी चार्ज था, और चार्ज के आसपास क्या बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो जरूर बनेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो जरूर बनेगा, लेकिन जब चार्ज मूविंग कंडीशन में है तो वो करंट के इक्विवेलेंट भी है, तो करंट की वजह से साथ में क्या बनेगा? साथ में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। वैसे एक बात है, अगर वेलोसिटी नॉन जीरो और एक्सेलरेशन भी नॉन जीरो हो जाए, इसका फिजिकल मीनिंग क्या हो गया? यानी हमारा पार्टिकल चल तो रहा है लेकिन इस बार उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं, स्पीड उसकी चेंज हो रही है। जरा सोच के देखिए, अगर उसकी स्पीड वेरी करेगी तो करंट भी वेरी करेगी, और करंट वेरी करेगी तो जरा समझिए, यहां समझिए आप लोग, स्पीड नॉट कांस्टेंट। ठीक, तो इसका मतलब करंट नॉट कांस्टेंट, इसका मतलब जो बी बनेगा वो भी नॉट कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट नहीं है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है मैक्सवेल्स लॉ, हम लोगों ने फेराडेज लॉ, मैक्सवेल लॉ पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने 12th के अंदर। तो गौर करें, आपको याद होगा कि हमें फेराडेज लॉ में क्या बताया गया है कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे साथ में क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट कांस्टेंट बनेगा। तो आप नोटिस करिए कि अगर मेरा चार्ज पार्टिकल वेरिएबल स्पीड के साथ चल रहा है तो ऐसी स्थिति में E और B दोनों बनेंगे। देखो मैंने लिखा है ना, E और B दोनों बनेंगे, लेकिन दोनों वेरिएबल बनेंगे। और E और B दोनों वेरिएबल है तो एनर्जी के इस फॉर्मेट का नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या नाम होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं इस टाइम पे क्या बनेगा? E B एंड साथ में क्या बनेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और आप सीधे बोल सकते हैं कि अगर चार्ज जो है वो वेरिएबल स्पीड से चल रहा है तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा। एनर्जी रेडिएट किस फॉर्म में करेगा? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में करेगा। हाँ बोलिए, क्या डाउट है? दीदी क्या डाउट है बताएं।
रिदिया बोलिए क्या डाउट है? सर ये जो इंड्यूस होगा वो भी वेरिएबल होगा, ऑफ कोर्स। हम आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे आगे, ईएमआई चैप्टर में आपको फैराडेज लॉ बताया जाएगा। उसमें आप देखेंगे कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के समय क्या बनता है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। वो जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो आप देखेंगे क्लोज लूप में होता है। और अगर वो क्लोज लूप में होता है तो बताइए वो कैसा है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है ना, हर बार डायरेक्शन तो एटलीस्ट चेंज हो ही रही है उसकी। तो ध्यान दीजिए, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है वो भी वेरिएबल होता है। और वेरिएबल ई और वेरिएबल बी के इस फॉर्मेट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। अंकित ने पूछा है सर वी कांस्टेंट नहीं है तो आई क्यों कांस्टेंट नहीं है? अरे अगर आपका चार्ज पार्टिकल चल रहा है तो करंट बन रही है, और अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो करंट कांस्टेंट है। और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी अगर कांस्टेंट नहीं है तो ऑब्वियसली करंट भी कांस्टेंट कैसे होगी? करंट भी तो वेरिएबल होगी ना। हाँ शिवानी क्या डाउट है, जल्दी पूछो, जल्दी से पूछें, जल्दी से पूछें, आगे बढ़ना है प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था चार्ज क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है, फाइनल करें। हाँ बोलिए, स्टैटिक चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। मूविंग चार्ज अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो क्या क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। वेरिएबल वेलोसिटी चल रहा है तो क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड सबसे अच्छी बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बनाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल, यस शिवानी सुनिए, आप भी सुनिए, जिनको डाउट है वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं तो करंट कैसे कांस्टेंट नहीं है। इधर देखिए, जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है v से, तो आप करंट को क्या लिखते हैं? बोलिए, क्या qv अपॉन 2 पाई r लिखते हैं ना? लिखते हैं ना? तो बताइए, अगर v लगातार चेंज हो रहा है तो बोलिए करंट भी चेंज होगा ना। समझ में आया? अंकित समझ में आया? क्लियर है सबको? वेरी गुड। अंकित एंड शिवानी समझ में आया आप लोगों को? हाँ करंट भी चार्ज से बन रहा है वैभव, लेकिन हम करंट को इन्वेरिएंट नहीं बोले हैं, ध्यान दीजिए, हम क्या बोल रहे हैं, चार्ज इन्वेरिएंट है। चार्ज इन्वेरिएंट का सीधा मीनिंग है कि चार्ज की वैल्यू स्पीड पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन चार्ज से जो करंट बनता है इक्विवेलेंट करंट, वो तो स्पीड पर डिपेंड करेगा। अच्छा मैं समझ गया आप लोगों को क्या कंफ्यूजन आ रहा है, सुनो सुनो अच्छे से सुनो। चार्ज की खुद की जो वैल्यू है वो जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10⁻⁹, वो उसकी स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। चार्ज स्लो चले, फास्ट चले, इवन चार्ज चले ही नहीं, स्टैटिक रहे, तो भी चार्ज की वैल्यू रहेगी। लेकिन अगर चार्ज नहीं चल रहा है तो करंट जीरो है, चार्ज चल रहा है तो करंट बनेगी। चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो करंट कांस्टेंट बनेगी, और चार्ज वेरिएबल स्पीड से चल रहा है तो करंट भी वेरिएबल बनेगी। क्लियर है? क्या सबको समझ में आया? फटाफट से बताइए, आगे बढ़ते हैं। शशांक EMW एक बार फिर समझाइए दोबारा। देखो भाई, इधर देखिए, स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो करंट कांस्टेंट नहीं है, करंट कांस्टेंट नहीं है तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी कांस्टेंट नहीं है, और मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेरिएबल वेरिएबल होते हैं, एनर्जी के ऐसे फॉर्मेट का नाम दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था फिफ्थ प्रॉपर्टी के बारे में, चीजों को आगे बढ़ाते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी ले रहे हैं। ध्यान दें, हम चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, एक बात ही कही जाती है, चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। बहुत लॉजिकल बात है। इसका फिजिकल मीनिंग क्या है कि जहां मास नहीं होगा वहां चार्ज की बात कतई नहीं होगी, जहां मास नहीं होगा वहां चार्ज की बात बिल्कुल भी नहीं होगी। क्लियर है? कैसे, मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, आप जानते हैं, मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि कोई पार्टिकल बताओ जिसमें चार्ज भी नॉन जीरो और मास भी नॉन जीरो। बिल्कुल, कौन सा पार्टिकल है? प्रोटॉन। मास भी होता है और चार्ज भी होता है। कोई पार्टिकल बताइए जिसमें चार्ज तो जीरो हो और मास नॉन जीरो हो। ऐसा कोई पार्टिकल जिसमें चार्ज नहीं लेकिन मास है? हाँ हो सकता है ना, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में मास तो होता है ना, और चार्ज कितना होता है? जीरो। मैं आपसे बोलूं कि ऐसा कोई चार्ज पार्टिकल बताइए जिसमें चार्ज तो नॉन जीरो हो, जिसमें चार्ज तो नॉन जीरो हो लेकिन मास कितना हो जाए? जीरो हो जाए। आप पूरा फिजिक्स या पूरा साइंस सोच के देख लीजिए, ऐसा कोई पार्टिकल पॉसिबल ही नहीं है जिसमें चार्ज तो हो लेकिन मास नहीं हो।
मासलेस पार्टिकल जिसमें चार्ज हो, ऐसा दुनिया में कोई पार्टिकल आपने नहीं पढ़ा होगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसीलिए हम लोग एक्सपेरिमेंट दे सकते हैं बच्चों। फोटोन, वैभव लिख रहा है फोटोन, भाई फोटोन पे चार्ज होता है क्या वैभव? क्या बात कर रहा है यार? फोटोन का मास हम 0 मानते हैं, लेकिन फोटोन का चार्ज 0 होता है क्या? वैभव गोचर, आंसर करें जल्दी से। क्लियर है? ध्यान दें। तो कुल मिला के हम समझ सकते हैं कि जहां मास नहीं होगा वहां चार्ज की बात बिल्कुल भी नहीं होगी। वैसे बहुत लॉजिकल बात है, जहां मास ही नहीं है वहां चार्ज की बात होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप बताइए चार्जिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का खुद का भी तो मास होता है ना। तो अगर कहीं पे चार्ज है तो वहां मास तो जरूर होगा, जहां मास नहीं है वहां चार्ज होना संभव नहीं है। ये बहुत काम की प्रॉपर्टी है, अभी हमारे क्वेश्चन में प्रॉपर्टी हम काम में लेंगे। तो इसका फायदा क्या है? अभी थोड़ी देर बाद हम लोग ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, स्फीयर वगैरह डिस्कस करेंगे। तो जरा इमेजिन करिए, मान लीजिए कोई होलो स्फीयर है, ये देखिए कोई होलो स्फीयर है बच्चों। अगर ये होलो स्फीयर है तो इसके अंदर मास पार्टिकल है कि नहीं है? नहीं, होलो स्फीयर के अंदर मास पार्टिकल नहीं है। और बच्चों अगर यहाँ मास पार्टिकल नहीं है, इसका मतलब यहाँ चार्ज होगा कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, क्योंकि हम जानते हैं जहां मास नहीं होगा वहां चार्ज होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो मेक श्योर आगे हम इस चैप्टर में जब बढ़ेंगे, हम अपनी चीजों को डिस्कस करेंगे, तो जितने भी होलो बॉडीज होंगी, जितने भी होलो स्फीयर वगैरह होंगे, क्योंकि उनके अंदर मास नहीं होगा, तो होलो स्फीयर के अंदर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, बिकॉज चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ये हो जाएगा। और आइए 7 प्रॉपर्टी की बात करें। आप जानते हैं कि हमें पता है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर। जनरली मटेरियल 2 टाइप के होते हैं, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर। ध्यान दीजिए, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज देंगे, जब भी हम किसी चीज को चार्ज करेंगे, तो चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो, चार्ज उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब चार्ज उस ऑब्जेक्ट में कहाँ गए हमें पता होना चाहिए। तो ध्यान दें, कॉन्सेप्ट है, कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज होता है वो केवल और केवल उसकी आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, और नॉन कंडक्टर में वो चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या रहा कि in conductors charge is distributed at outer surface only। आउटर सरफेस, आप ध्यान दीजिए, मैंने सरफेस नहीं लिखा है, सरफेस नहीं लिखा है, आउटर सरफेस लिखा है। कभी कभी हमारे कंडक्टर में सरफेस भी 2 तरह ही रही है, इंटरनल भी और आउटर भी। मेक श्योर कंडक्टर बोल दिया तो चार्ज ने सिर्फ कहां जाना है? आउटर सरफेस पे जाना है। एंड इन नॉन कंडक्टर्स it is distributed into वॉल्यूम। पूरा जो मटेरियल है ना उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। ध्यान दीजिए, आज के बाद ये बहुत काम की चीज आ गई हमारे सामने। ध्यान दीजिए, ये दोनों प्रॉपर्टी मैंने लिखी है, छठी प्रॉपर्टी, सातवीं प्रॉपर्टी हमारे न्यूमेरिकल के हिसाब से, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इनको और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ध्यान दीजिए, हमारी जो बॉडीज, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे वो 2 टाइप के होंगे, या तो कंडक्टर या तो नॉन कंडक्टर। क्लियर? तो आज के बाद ध्यान दीजिए, कोई भी कंडक्टिंग बॉडी अगर हमारे पास आएगी, हमसे कहा गया इस कंडक्टर को हमने इतना चार्ज दिया, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। मेक श्योर कंडक्टर है, बिना दिमाग लगाए सारे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहां होना है? सिर्फ और सिर्फ आउटर सरफेस पे, कंडक्टर में। नॉन कंडक्टर में आएगा तो उसमें चार्ज वॉल्यूम में जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर नॉन कंडक्टर अंदर से होलो है, नॉन कंडक्टर अंदर से होलो है, तो अभी पढ़ा था कि जहां मास नहीं होगा वहां चार्ज नहीं होगा। तो नॉन कंडक्टर में यूं समझिए कि जहां जहां मटेरियल है, जहां जहां मास है, वहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो मैं इसको और वॉल्यूम की वजह अच्छा लिखना चाहूंगा, मैं इसको मटेरियल लिखता हूँ, स्ट्रेट इनटू मटेरियल। अगर पूरे वॉल्यूम में मटेरियल है तो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर केवल सरफेस पे ही मटेरियल है तो केवल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये था हमारे पास सारी बेसिक प्रॉपर्टीज। बच्चों, मैं आपको चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा रहा था। फाइनली फटाफट से मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान दें सब बच्चे, ध्यान दें प्लीज। ये देखिए, फटाफट से आ जाइए, रिपीट करते हैं। यस, मैंने आपको चार्ज का बेसिक पढ़ा दिया। चार्ज का बेसिक पढ़ाने के बाद में कहाँ पे आ गया था? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में आ गया था। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में नोटिस करें क्या क्या खास प्रॉपर्टी? एडिटिव नेचर, याद रहेगा सबको। दूसरा इनवेरिएंट, इनवेरिएंट मतलब स्पीड पर डिपेंड नहीं करना चार्ज की वैल्यू को।
करंट स्पीड पर डिपेंड करेगा, ध्यान दें, करंट की वैल्यू स्पीड पर डिपेंड करेगी, लेकिन चार्ज की अपनी वैल्यू स्पीड पर डिपेंड नहीं करेगी। तीसरा, चार्ज कंजर्व रहेगा, सही बात है। फोर्थ प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वो मैंने बता दिया, उसकी डिटेल आपको आनी चाहिए। अगली प्रॉपर्टी, चार्ज क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है, स्टैटिक है तो सिर्फ क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग कंडीशन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन किया तो साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी रेडिएट करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। जब भी हम किसी चीज में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे जहां मास नहीं होगा वहां चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा। और हाँ, हमारी चीजें दो तरह की हो सकती हैं, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की। तो ध्यान दीजिए, अगर चीजें कंडक्टिंग मटेरियल की है तो उसमें चार्ज कहाँ जाएगा, आउटर सरफेस पे जाएगा। नोटिस करें, सिर्फ कहाँ जाएगा, आउटर सरफेस पे जाएगा। और नॉन कंडक्टर तो कहाँ जाएगा, जहां जहां मटेरियल है, जहां जहां मसाला है, पूरा मटेरियल है, वहां वहां जाएगा, होलो पोर्शन में नहीं जाएगा। तो बच्चों ये सारा चीज थी। होलो सिलेंडर में अंदर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है ना सर, इनसाइड सरफेस नो। अगर सिलेंडर जो है, मेरी बात समझो आप तेजस, अगर सिलेंडर जो है वो कंडक्टिंग मटेरियल का है तो सिर्फ चार्ज ने कहाँ जाना है, आउटर सरफेस पे। वट एवर शेप ऑफ कंडक्टर यू हैव, वेदर इट इज स्फीयर, वेदर इट इज सिलेंडर, वेदर इट इज प्लेट, वेदर इट इज इरेगुलर शेप, अगर कंडक्टर वर्ड आ गया ना तो दिमाग ही मत लगाओ, कंडक्टर वर्ड बोलते सारा चार्ज सिर्फ कहाँ जाना है, सिर्फ और सिर्फ आउटर सरफेस पे जाना है। ऐसा करते हैं, डायग्राम से समझते हैं, आइए। जैसे मानिए मेरे पास ये कुछ कंडक्टर बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी, और ये मान लीजिए कुछ नॉन कंडक्टर बॉडी। अभी सबको समझ में आ जाएगा, ध्यान दें। ये देखिए, तरह तरह की शेप ले लेते हैं हम लोग, आइए। कंडक्टर, ये मानिए ये सॉलिड कंडक्टर, ये मानिए कैविटी वाला कंडक्टर, और ये मानिए शेल। शेल का मतलब बिल्कुल होलो कंडक्टर। इधर आइए, नॉन कंडक्टर में बात करें, सॉलिड नॉन कंडक्टर, ये देखिए कैविटी वाला कंडक्टर, और ये देखिए नॉन कंडक्टिंग शेल। ओके, ये सब कंडक्टर के बने हुए हैं और ये सब नॉन कंडक्टर के बने हुए हैं। ओके, ये है सॉलिड, फुल सॉलिड, ये कैविटी वाले हैं, और ये क्या है, शेल। शेल शब्द हम कब यूज करते हैं, जब कभी बिल्कुल जो होल होता है, जो प्लास्टिक की बॉल होती है एकदम होल होती है, सिर्फ वॉल वॉल होती है उसमें, उसको हम क्या बोलते हैं, शेल। हो गया। ओके, मान लीजिए मैं इन बॉडीज को पॉजिटिव चार्ज देता हूँ, पॉजिटिव चार्ज देता हूँ, तो आइए, अगर मैं कंडक्टर, सबसे पहले इन पे आते हैं, देख रहे हैं कंडक्टर कोई सी भी शेप का, सॉरी कंडक्टर सॉलिड है कि होलो है, कुछ भी है, चार्ज कहाँ जाना है, आउटर सरफेस। मान लीजिए मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, जब मुझे डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा तो आउटर सरफेस, ये देखिए पॉजिटिव चार्ज पे। इसमें आप देख रहे हैं दो तरह की सरफेस है, इसके अंदर दो तरह की सरफेस है। ओके, आप ध्यान दीजिए, इसके अंदर दो तरह की सरफेस है, ये रही इनर सरफेस और ये रही आउटर सरफेस। दिख रहा है सब लोग, ये तो हो गया इनर सरफेस और ये हो गया आउटर सरफेस। चार्ज ने कहा जाना है, आउटर सरफेस। तो अगर मैं इसको चार्ज दूंगा तो डिस्ट्रीब्यूशन आज भी कहाँ होगा, आउटर सरफेस। क्लियर है तेजस? ये वापस से अगर होलो है तो इसमें भी दो सरफेस है, इनर एंड आउटर, मगर कंडक्टर तो चार्ज ने कहा जाना है, आउटर सरफेस। तो ध्यान दीजिए, जब भी हम लोग आगे न्यूमेरिकल में चैप्टर में बेसिक तैयार हो रहा है, चैप्टर का जो असली मजा तो थोड़ी देर में आने वाला है, ये सब बेसिक चल रहा है। तो नोटिस करिए कि जैसे अभी हमने बात की, कंडक्टर कंडक्टर बोल दिया तो सारा चार्ज कहाँ जा रहा है, आउटर सरफेस पे जाना है, और कोई चॉइस नहीं है। नॉन कंडक्टर में, मटेरियल में, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। हमारे क्वेश्चन में जब भी नॉन कंडक्टर के क्वेश्चन आएंगे तो हमारे यहाँ अक्सर नॉन कंडक्टर में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो मैं डायग्राम वही बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो पूरे मटेरियल में चला गया, यहाँ पर भी जहां जहां मटेरियल है वहां वहां सब जगह चार्ज आएगा, देखिए ये देखिए। और अगर ये होलो है, यानी इसकी दीवार बिल्कुल पतली दीवार है, तो ऑब्वियसली मटेरियल तो है नहीं, तो आपने बोला था बिना मास के तो चार्ज हो ही नहीं सकता, तो ऑब्वियसली हाँ कीर्ति, बिल्कुल कोई भी चीज को पॉजिटिव चार्ज करने का मतलब ही ये है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया, बराबर। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, इस तरह से वही सिर्फ वॉल्स में रहेगा। तो आज के बाद जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे बच्चों, तो जैसे मेरे क्वेश्चन में आएगा ये कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है या नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है, तो ये सुनते ही सबसे पहले मेरे दिमाग में उनके डिस्ट्रीब्यूशन का हिसाब आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूशन कर पाऊंगा चार्ज का, तभी मैं उसके इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को तय कर पाऊंगा। तो ये था इन प्रॉपर्टीज के बारे में। तो बच्चों, हम लोगों ने चार्ज की सभी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लिया है, क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं?
सब बच्चे कंफर्टेबल हैं? फटाफट से यस करिए। सब बच्चे कंफर्टेबल हैं? दिस वाज प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ओके, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। आप सब लोग पढ़ने के मूड में आ गए मुझे लग रहा है धीरे धीरे। ये नॉन कंडक्टर का जो थर्ड वाला डायग्राम है शिवानी, इसके अंदर आप देखिए ये होलो है ना। नॉन कंडक्टर में मटेरियल में जाना था, इन अंदर तो होलो है, और आपने पढ़ा था जहां मास है वहां पर चार्ज, जहां मास नहीं है वहां पे चार्ज नहीं जाएगा। इसीलिए मास केवल कहां पर है? केवल वॉल्स में है, तो सिर्फ चार्ज वॉल्स में जा रहा है। हाँ बराबर, साक्ष्य बिल्कुल सही है। आइसोलेटेड कंडक्टर, यह सब आइसोलेटेड सिस्टम्स मैंने यहाँ बात की। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों दिस वाज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टी में खत्म करता हूँ, अब बात को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे चीजें, कई बार हमारे न्यूमेरिकल में वायर आएगा, कभी कभी हमारे न्यूमेरिकल में प्लेट्स आएंगी, कभी स्फीयर आएंगे, कभी सिलेंडर आएंगे। तो ध्यान दीजिए, जो भी चार्ज अपनी चीजों को हम देंगे वो चार्ज उन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो चार्ज उन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कभी कभी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो, कभी कभी जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे होगा? कभी कभी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो अलोंग द लेंथ हो जाएगा, कभी कभी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस एरिया पे होगा, और कभी कभी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम में होगा। तो अलग अलग चीजों में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कभी लेंथ पर, कभी एरिया पर, कभी वॉल्यूम में होगा। बच्चों इसके हिसाब से हमारे क्वेश्चंस में तीन तरह की चार्ज डेंसिटी इस्तेमाल होगी। तो चार्ज डेंसिटी का पूरा आइडिया ले लेते हैं ताकि पूरे चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। आइए, चार्ज डेंसिटी नोटिस करें। चार्ज डेंसिटी, ध्यान दीजिए तीन तरह की चार्ज डेंसिटी हमारे पास रहेगी। फर्स्ट, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को अक्सर हम लोग लेमडा से डिनोट करेंगे। और लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हो गया कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ये क्या होना चाहिए इसका मीनिंग? दैट इज चार्ज अपॉन लेंथ। इसको हम क्या डिफाइन कर रहे हैं बच्चों? लीनियर चार्ज डेंसिटी। और क्या आप बता सकते हैं इसकी यूनिट क्या होगी? ऑब्वियसली कूलम्ब पर मीटर। दूसरा, कभी कभी मेरे क्वेश्चन में आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, और आप देखेंगे उसको अक्सर सिग्मा से रिप्रेजेंट करूंगा, सिग्मा। और अगर सिग्मा से रिप्रेजेंट करूंगा, चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया? चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, उसको क्या बोल दिया हम लोगों ने? सरफेस चार्ज डेंसिटी। यस, यूनिट बताएंगे इसकी क्या होगी? कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। वेरी गुड। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। वेरी गुड। थर्ड, कभी कभी हमारे पास रहेगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। उसको अक्सर हम लोग रो से डिनोट करने वाले हैं। किससे डिनोट करेंगे? रो से। इसको हम लोग रो से डिनोट करेंगे। रो ये वही अपना जो रजिस्ट्री वाला सिंबल है, रो से डिनोट करते हैं जनरली। ओके, और इसका मतलब क्या हो गया? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यानी ये क्या हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका यूनिट क्या हो जाना चाहिए बच्चों? कूलम्ब पर मीटर। कहने का मतलब मेरे न्यूमेरिकल में तीन तरह की चार्ज डेंसिटीज होंगी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो न्यूमेरिकल में आपको बता दिया जाएगा, और नहीं भी बताएगा तो कई बार न्यूमेरिकल की इंटेंशन से आपको पता लगेगा। कैसे? मैं समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने कहा एक वायर पर चार्ज डेंसिटी इतना है। शब्दों शब्दों को पकड़िए, एक वायर पर चार्ज डेंसिटी इतना है। तो वायर बोल दिया तो ऑब्वियस उसमें केवल लेंथ है, तो उसमें चार्ज डेंसिटी कौन सी बात हो रही होगी? उसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात हो रही होगी। वेरी गुड। मैंने कहा एक कंडक्टर पर चार्ज डेंसिटी इतना है। कंडक्टर, हम पढ़ के आए कि कंडक्टर का चार्ज सिर्फ कहाँ जाता है? सरफेस पर। तो अगर मैंने कंडक्टर बोल दिया तो फिर मैं ज्यादा स्पेसिफाई नहीं करूंगा कि कौन सी चार्ज डेंसिटी की बात हो रही है। वेरी गुड। कंडक्टर शब्द आ गया तो ऑब्वियसली कौन सी चार्ज डेंसिटी की बात हो रही है? सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात हो रही है। अगर मैंने कहा सॉलिड नॉन कंडक्टर, शब्दों पर ध्यान दें, सॉलिड नॉन कंडक्टर, चार्ज कहाँ जाता है? वॉल्यूम में। तो वहां पर किसकी बात हो रही होगी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात हो रही है। वेरी गुड। क्लियर है सब बच्चों को? तो ऑब्जेक्ट को देख करके आप खुद समझ जाएंगे कौन सी चार्ज डेंसिटी इस्तेमाल हो रही है। ऑब्जेक्ट को देख के आपको समझ में आना चाहिए, और ऑब्जेक्ट को देख के समझ जाएंगे या फिर यूनिट देख के समझ जाएंगे। चार्ज डेंसिटी कूलम्ब पर मीटर में दी हुई है तो क्या है? लैम्डा है। चार्ज डेंसिटी जो है, चार्ज डेंसिटी जो है वो अगर कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर में दिया है तो क्या है? सिग्मा है। कूलम्ब पर मीटर क्यूब में दिया है तो ऑब्वियसली वो क्या हो रहा होगा? वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी कि रो हो रहा होगा। क्लियर है सब लोगों को? चार्ज डेंसिटी देकर ही कई बार हमसे चार्ज कैलकुलेट करवाया जाएगा, और कभी कभी चार्ज से हमें चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करवाई जाएगी। तो इसको लेकर भी काफी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए, जैसे मानिए मैंने आपसे कहा कि जैसे मानिए कोई रोड है, ये कोई वायर है मान लीजिए बच्चों, वायर, इसकी लेंथ है मान लीजिए एल। इसकी लेंथ कितनी है? एल। मुझे कहा जा रहा है कि इसका जो लेमडा है वो कितना है? लेमडा नॉट है।
इसका लेमडा कितना है, लेमडा नॉट। मुझे पूछना टोटल चार्ज बताइए, तो चार्ज क्या हो जाएगा इसका, लेमडा नॉट इंटू एल, सिंपल। लेमडा नॉट क्या था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और आपकी लेंथ कितनी है, एल, तो ऑब्वियसली टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, लेमडा नॉट इंटू एल हो जाएगा। ठीक है, कैविटी वाले कंडक्टिंग बॉडी में, इनर सॉलिड में भी होगा ना चार्ज। वैभव भाई अभी मैंने क्या बोला, डायग्राम बनाया ना आपके सामने, उसको नोटिस नहीं किया आपने। जो केविटी वाला था उसके अंदर में इनर सरफेस पे एक तो इनर सरफेस थी, एक आउटर सरफेस थी। मैं बार बार क्या बोले जा रहा हूं, मैंने नोट्स में क्या लिखवाया है, आउटर सरफेस, सरफेस नहीं लिखवाया, काहे का कंफ्यूजन है। आउटर सरफेस मतलब आउटर सरफेस, तो केविटी वाले में भी इनर सरफेस पर नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आउटर सरफेस पे जाएगा। इज इट क्लियर वैभव? वैभव इज इट क्लियर? Make sure if it is about conductor, make sure whatever conductor you have, it is solid or hollow, it is regular shape, irregular shape, whatever you have, if it is about conductor, make sure charge will be distributed at outer surface only. Is it clear Vaibhav? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, जैसे मानिए ये कोई रोड है, ये कोई रोड है बच्चों, इसकी लेंथ है एल, कितनी लेंथ है इसकी, इसकी लेंथ है एल। मुझे बोल रहे हैं कि इसका लेमडा कितना है, लेमडा नॉट एक्स। इस पर लेमडा, इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लेमडा दी हुई है वो, और वो हमें दिया हुआ है। और एक्स क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड, डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड। हमसे पूछ रहे हैं टोटल चार्ज बताइए। अब जरा खुद सोचिए, अगर ये एक एंगस्ट्रम डिस्टेंस है, ये एक्स, हमसे पूछ रहे हैं टोटल चार्ज, चार्ज निकालने के लिए क्या करना होता है, लेमडा को लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन आप समझ रहे हैं यहाँ पर लेमडा कैसा है, बोलिए, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, वेरिएबल है। अलग अलग एक्स की वैल्यू पर, अलग अलग एक्स के लिए क्या लेमडा की वैल्यू अलग अलग होगी। और बच्चों बताइए, अगर लेमडा, वेरी गुड, अगर लेमडा जो है वेरिएबल है तो बोलिए डायरेक्ट आंसर आएगा या इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, वेरी गुड ऋतु, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो आइए करते हैं। टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करें, लेमडा, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेता हूँ आपका dx, एलिमेंट ले लिया, तो बोलिए इस एलिमेंट का चार्ज कितना होगा, लेमडा dx, इतने से एलिमेंट का। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करें, क्या इसको 0 से l तक इंटीग्रेट कर दें, बिल्कुल कर देते हैं। आइए लेमडा का फंक्शन डालिए, लेमडा नॉट x और dx, 0 से l तक इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन आप जानते हैं, लेमडा नॉट, दिस विल बी x स्क्वायर बाय 2 एंड दिस इज l एंड 0, obviously we are getting lambda not l square by 2, बिल्कुल। तो हमारा आंसर आ जाएगा लेमडा नॉट एल स्क्वायर बाई 2। क्लियर है सब लोगों को, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नोटिस करें, अगला क्वेश्चन लेते हैं। समझ में आया क्वेश्चन सबको? इसमें इंटीग्रेशन क्यों करना पड़ा, पता लगा आपको? क्योंकि हमारे पास लेमडा कैसा था, कांस्टेंट था कि वेरिएबल था, वेरिएबल था, इसलिए इंटीग्रेशन करना पड़ा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये देखिए, ये मेरे पास एक हाफ सर्कुलर वायर है बच्चों, उसका सीन इस तरह दिया हुआ है, थीटा, लेट दिस इज डी थीटा, इस आर की बात कर रहे हैं। तो इसका लेमडा दिया हम लोगों को, लेमडा नॉट, इसका लेमडा दिया लेमडा नॉट और कोस थीटा। ये देखिए एक वायर है हमारे पास जिसकी रेडियस आर है, और इस आर रेडियस का जो हाफ सर्कुलर वायर है उसका लेमडा कितना, लेमडा नॉट कोस थीटा। सिचुएशन आप ऑब्जर्व करिए खुद ही कि थीटा की वैल्यू अलग अलग होगी, थीटा जब अलग अलग है, थीटा अलग अलग है तो साथ में क्या होगा, लेमडा भी तो अलग अलग होगा, तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। चलो करते हैं। आप जान गए अगर रेडियस आर है तो ये इतना टुकड़ा है, इतना, इसकी लेंथ कितनी होगी, क्या आर डी थीटा हो जाएगी ना। अब आर डी थीटा, तो बोलिए इसके ऊपर कितना चार्ज है आर डी थीटा के ऊपर, दैट इज आर डी थीटा इंटू लेमडा, ये इसका चार्ज हो गया। तो हमें तो टोटल चार्ज निकालना है ना, तो टोटल चार्ज के लिए क्या करें, क्या इसको इंटीग्रेट किया जाए डी क्यू, बिल्कुल किया जाए। चलो करते हैं, आइए, आर लेमडा नॉट कोस थीटा और डी थीटा, ये हो जाएगा। इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, पूरा कवर करने के लिए बोलिए थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, थीटा की वैल्यू 0 से पाई होनी चाहिए, 0 से पाई। तो ये आपका आ रहा है आर लेमडा नॉट, इंटीग्रेशन कितना आएगा बच्चों, साइन थीटा, एंड दिस इज पाई एंड 0, आर लेमडा नॉट साइन पाई माइनस साइन 0, और ये आंसर आ रहा है 0।
यानी कि इस हाफ सर्कुलर रिंग का टोटल चार्ज कितना मिला है? 0 मिला। इसका एक छोटा सा आर्क था आर डी थीटा। आर डी थीटा का चार्ज कितना होगा? आर डी थीटा इंटू यूनिट लेंथ का चार्ज लैम्डा। इसको इंटीग्रेट किया पूरे रिंग को इंक्लूड करने के लिए, ये था 0। पूरे रिंग को इंक्लूड करने के लिए क्या होगा? 0 से लेकर के पाई तक इंटीग्रेशन किया, तो ये हमारा आंसर है 0। इस क्वेश्चन की खास बात आप देखिए, इस क्वेश्चन की स्पेशल बात क्या है? इसकी स्पेशल बात ये है कि इसका टोटल चार्ज तो 0 है, लेकिन फिर भी चार्ज डेंसिटी का फंक्शन है। यानी इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में चार्ज 0 था, फिर भी चार्ज डेंसिटी नॉन जीरो। चार्ज 0 है, फिर भी चार्ज डेंसिटी तो नॉन जीरो है। अजीब सा नहीं है? ऐसा लगता है चार्ज ही नहीं है तो चार्ज डेंसिटी भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा लगता है। लेकिन चार्ज नहीं है फिर भी चार्ज डेंसिटी, तो वास्तव में एक्चुअल सीन क्या था? आप फंक्शन समझते हैं ना? ये देखिए लैम्डा कोस थीटा का फंक्शन आप जानते होंगे, ये होता है π/2 तक पॉजिटिव और π/2 से आगे नेगेटिव। तो इसका मतलब एक्चुअल सीन अगर मैं आपको दिखाऊं, अंदर जो इसमें एक्चुअल बात है वो क्या है? इसमें एक्चुअल बात ये थी कि इसमें यहाँ पे तो था पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे था नेगेटिव चार्ज, देख रहे हैं? तो टोटल चार्ज ऑफ रिंग तो कितना आया? टोटल चार्ज ऑफ रिंग तो 0 आया, लेकिन उसके बावजूद भी चार्ज डेंसिटी का फंक्शन तो यहाँ भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अगर हम कभी आपसे पूछे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट में अगर चार्ज 0 है देन चार्ज डेंसिटी मस्ट बी 0। चार्ज 0 तो चार्ज डेंसिटी मस्ट बी 0। नो, गलत है। चार्ज डेंसिटी मे बी 0 और मे नॉट बी 0। क्लियर है? नहीं नहीं नहीं, मे बी 0, मे बी 0 तो हो ही सकता है और मे नॉट बी 0। सही बात है ना? क्योंकि इस पर्टिकुलर सवाल से हमें समझ में आ रहा है। ये था इसके बारे में। तो बच्चों आपको चार्ज डेंसिटी समझ में आ गई होगी। इस तरह से हम चार्ज डेंसिटी को भी मैनेज कर सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट से। ये देखिए, कोई डिस्क है मेरे पास, डिस्क ऑफ रेडियस आर, उसका सिग्मा दिया हुआ है हम लोगों को, सिग्मा नॉट आर बाय आर, ये सिग्मा दिया हुआ है। क्लियर? अब अगर ये तुमसे पूछे टोटल चार्ज बताइए वापस से, तो आप देखिए डिस्क हो गई मेरे पास, इसकी रेडियस कैपिटल आर है। तो अगर मैं सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर यहाँ पर एक छोटा सा रिंग ले लेता हूँ, जिसकी थिकनेस में ले लेता हूँ डी आर। कितनी ले रहा हूँ मैं थिकनेस? डी आर। अच्छा, तुम्हें पता ना इसकी पूरी रेडियस कितनी है डिस्क की? आर। ठीक, तो टोटल चार्ज आने ये जो एलिमेंट का चार्ज कितना होगा? चार्ज ऑफ एलिमेंट, चार्ज ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का चार्ज कितना होगा? यस, एलिमेंट का एरिया कितना है? 2 पाई आर इंटू थिकनेस कितनी है? डी आर। तो एलिमेंट का एरिया हो गया, इंटू क्या करें? सिग्मा कर दें तो ये क्या हो जाएगा? क्या एलिमेंट का चार्ज आ जाएगा? यस। तो हमें इसको टोटल चार्ज निकालना, तो क्या करें? इसको इंटीग्रेट कर देते हैं डी क्यू। चलो करते हैं, क्या होगा? 2 पाई आर और डी आर तो अपनी जगह, सिग्मा का फंक्शन डाल दीजिए, सॉरी नोट आर बाय आर। लिमिट क्या हो जाएगी बच्चों? 0 से कैपिटल आर तक लिमिट हो जाएगी। अब आप देखिए आर और आर तो कैंसिल है, 2 पाई सिग्मा नोट तो बाहर आ जाएगा और आर भी बाहर आ जाएगा। 2 पाई सिग्मा नोट और आर बाहर आ जाएगा। क्लियर? और इंटीग्रेशन डी आर 0 से आर, आप सब जानते हैं, सोल्व करके कितना आएगा? 2 पाई सिग्मा नोट इंटू आर। कीर्ति, जब हम कोई एलिमेंट लेते हैं तो आर रेडियस की मैंने रिंग ली, और आर रेडियस की रिंग की जो थिकनेस है वो कितनी ली मैंने? डी आर। आर रेडियस की रिंग और रिंग की कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगी ना, तो कितनी ली हमने? डी आर। फिर से देखिए कैसे हो रहा है। ये डिस्क है जिसकी टोटल रेडियस कितनी है? कैपिटल आर है, तो इसका सिग्मा दिया हुआ है सिग्मा नोट आर बाई स्मॉल आर। स्मॉल आर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि स्मॉल आर क्या बेसिकली सेंटर से डिस्टेंस है। तो आप समझ गए होंगे पूरी डिस्क पर सिग्मा की वैल्यू सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग। सिग्मा की वैल्यू पूरी डिस्क पे अलग अलग है, तो फिर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक स्मॉल आर रेडियस का रिंग यहाँ पे एलिमेंट ले लिया, इसकी थिकनेस कितनी है? डी आर। उसकी थिकनेस मैंने कितनी ले ली? डी आर। अब पहले मैंने उस एलिमेंट का चार्ज यहाँ पे निकाला, देखो ना। यस, उस रिंग पोर्शन का एरिया कितना होगा? रिंग के अंदर जो थिकनेस जिसको मैंने शेडिंग की हुई है, देख रहे हैं आप लोग, ये जो शेडिंग, इसका एरिया कितना होगा? 2 पाई आर, और उसकी थिकनेस कितनी है? डी आर। तो उसका एरिया कितना हो गया? 2 पाई आर डी आर। उसको सिग्मा से मल्टीप्लाई किया हुआ तो क्या आ जाएगा? ऑब्वियसली चार्ज आ जाएगा। अब इस चार्ज को पूरे डिस्क के लिए हमने इंटीग्रेट किया, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये सब था किसके बारे में? चार्ज डेंसिटी के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? आज हमने चार्ज क्या होता है उसके बारे में समझा है, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा है,
इसके अलावा हम लोगों ने चार्ज डेंसिटी का भी पूरा एक आइडिया ले लिया कि चार्ज डेंसिटी क्या होती है, उसको कैसे मैनेज करना है, चार्ज दिया जाए तो चार्ज डेंसिटी कैसे निकालनी है, और चार्ज डेंसिटी दी जाए तो चार्ज कैसे निकालना है, वो भी हम लोगों ने सीख लिया है। अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में। चार्जिंग के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, उनको कैसे डील करना है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, न्यूमेरिकल क्या बन सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल बातें क्या क्या होंगी, वो सब हम लोग अगले लेक्चर में डील करेंगे। हैंड आउट के बारे में बस अभी आज का लेक्चर फिर हम खत्म करते हैं। हैंड आउट अभी मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ बच्चों आप लोगों को, और उस लिंक को वो लिंक जो है ड्राइव पे ले जाएगा आपको, और वहां से आप लोग जो हैंड आउट डाउनलोड कर लीजिए। फिर सुन ले, मैं यहाँ पे एक लिंक शेयर कर रहा हूँ हैंड आउट के फॉर्म में। वो लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे गूगल ड्राइव पे, और वहां से आप अपना हैंड आउट डाउनलोड कर सकते हैं। बात समझ में आ गई सब लोग? बच्चों मैंने आज जो भी आपको पढ़ा उसको आप पढ़ें, ओब्वियसली सब समझ में आ जाएगा। इन सब क्वेश्चंस को दोबारा अपने हाथ से करके देखना है, सारे क्वेश्चन को दोबारा खाली पेपर पर अपने हाथ से करके देखना है। जब तक सिर्फ मैं सोल्व करता रहूंगा आपसे नहीं बनेगा। मैं फिर बोल देता हूँ, जो भी कहा जा रहा है उसको करना है, सारे क्वेश्चंस को अपने हाथ से सोल्व करके दोबारा देखना है। क्लियर है? हैंड आउट का लिंक मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, वो लिंक आपको मिल जाएगा और वहां से आप लोग डाउनलोड कर लें। एक्शन करना है। बस बस, ठीक है।
अपलोड कर दिए हैं बच्चों, मैंने हैंडआउट अपलोड कर दिए हैं। उसको आप, वो लिंक मिल गया बच्चों को? लिंक मिल गया सब बच्चों को? ठीक है, तो जो लिंक मिला है उससे आप चले जाइए और वहां से अपना डाउनलोड कर लीजिए कॉन्टेक्ट नंबर। मैंने लिंक भेज दिया, वापस से ध्यान दें, हैंडआउट में मिला लिंक बच्चों को? ओके, चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, कल के लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।